के बाद तक जो पोलिंग पार्टीज हैं अब वो अपने गंतव्य तक पहुँचेगी। वहाँ पे वोट की व्यवस्था को देख के और परसों से जो ईवीएम है उसमें वोटिंग कार्य हमारी पार्टी जो है वो शुरू कराएगी। इसमें इलेक्शन में कुछ चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से निर्देश थे तो उसमें मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो हमारी वेबकास्टिंग है वो 210 फुट पे हो रही है, 50% जो इलेक्शन कमीशन का मानक रहता है। और हमारे 25 बूथ ऐसे हैं जहाँ पे वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 25? हाँ 25 पे वीडियोग्राफी जी सर। और 71 बूथ ऐसे हैं मतदान केंद्र हैं जहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे ऐसे बूथों पे। तो माइक्रो ऑब्जर्वर भी सारा चीज़ों पे निगरानी रखेंगे। हमारी 9 उड़न दस्ता टीम है, SST स्टैटिक निगरानी टीम वो भी 9 टीमें हैं, वीडियो निगरानी टीम ये भी 6 टीमें हैं। ये टीमें बेसिकली अभी तक का जो हमारा चीज़ें थी उस पर निगरानी करने के लिए थी और ये टीमें लगातार काम भी कर रही थी। और इलेक्शन और पूरे प्रोसेस के टाइम पे हमारे 2 सुपर यूनियन मजिस्ट्रेट और 4 जोनल मजिस्ट्रेट और 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो इस इलेक्शन के दिन जो है वो घमंडशील रहेंगे और जो है वो यहाँ पे शांति व्यवस्था और साथ साथ इलेक्शन में जो पीठासीन अधिकारी है वो उनके अंदर काम करेंगे। हमारा जो प्रथम रैंडमाइजेशन हुआ था 16 जनवरी को हुआ था और इसके बाद सेकेंड रैंडमाइजेशन 22 जनवरी को हमारे जो जनरल ऑब्जर्वर हैं उनकी उपस्थिति में किया गया था। और ईवीएम मशीन कौन सी मशीन कहाँ पे रहेगी इस चीज़ का भी रैंडमाइजेशन के बाद जो है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहाँ पे उपस्थित थे और सभी के सिग्नेचर्स हम लोगों ने लिए और सारी जो सूची थी उसकी फोटोकॉपी करा के सभी साइन वाली वो हम लोगों ने उनको दी है। जैसा कि ये सारी चीज़ें इलेक्शन मैनुअल में है और जो हमारे ECI की गाइडलाइंस है उसके अनुसार है। और हम लोगों ने ये सारे जो सूची है और EVM मूवमेंट जो है टाइम पे जहाँ पे होनी है वो सारी चीज़ें सभी पॉलिटिकल पार्टीज की उपस्थिति में हम लोगों ने दी है। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो अभी आई थी वो मतदाता पर्ची को लेके थी कि पर्ची या कुछ जगह पर कम बढ़ रही है। तो उसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि पर्ची जो वितरण था वो 97.26 था। अभी कल की जो फिगर है कल की आज की है अब तक की है। और इसमें कुछ जगह पे जो पर्ची है वो कुछ किन्हीं कारणों से कि उस समय BLO को कोई वोटर नहीं मिला या उस एरिया के वोटर कहीं गए हुए हैं तो उन सब में ये परसेंटेज 100% नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि पर्ची जो है वो बांटना BLO का काम है तो हमने SDM साहब को यानी RO साहब को और BLO सभी को निर्देशित भी किया है कि जो पर्चियां हैं अब जो बची कुछ नहीं उसको भी बांट के 100% खत्म करें। लेकिन साथ साथ ये भी कहना है कि पर्ची एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेके कोई वोटर आए और उसको ही वोट डालने दिया जाए। अगर वो पर्ची के साथ साथ हमारे डिफरेंट फोटो ID कार्ड भी लेके आता है या अपना एपिक कार्ड लेके आता है, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, DL पैन कार्ड, पासपोर्ट या कोई भी पेंशन का कागज हो या अपना जो उसका ID कार्ड है, एपिक कार्ड है और कोई भी इस तरह का जिसमें उसका फोटो ID कार्ड हो, आधार कार्ड, ये सारी लेके कोई भी चीज़ वो लेके आएगा तो भी वो बहुत आसानी से अपना वोट वहाँ पे डाल सकता है। तो थोड़ा सा इस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था, इस तरह का चीज़ें बताई जा रही थी कि पर्ची नहीं होगी तो उसको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। ऐसे कुछ इस तरह की बात आई थी कि किसी बस्ती में किसी मजरे में या कहीं पे पर्टिकुलर की इस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनको नहीं बांटने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है और हमने अपने RO को लगा के सभी जगह का इंस्पेक्शन भी कराया और BLO को फिर से निर्देशित करके इस चीज़ को पूरी तरह से जो पर्ची है वो पूरी तरह से बंटवाई भी है। और अगर कहीं इक्का दुक्का रह भी जाती है तो भी मैंने बताया कि ये कंपलसरी चीज़ नहीं है, किसी के माध्यम से वोट होगा। वोट जो है वो 10, 12, 13, 14 तरीके के आपके फोटो ID कार्ड आप किसी को भी लेके जाएंगे हमारा मतदाता तो वो वोट डाल सकता है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उस दिन अपने कैंप भी लगाती हैं, वहाँ पे भी वो मतदाता पर्ची देती है और उसके माध्यम से भी लोग जाते हैं और अपना जो उसका सीरियल नंबर होता है उसको बहुत आसानी से वो लोग ढूंढ के और फिर पीठासीन अधिकारी को बताते हैं और वो अपना वोट कराता है। तो बेसिकली इसमें ऐसा चीज़ नहीं है कि हम पर्ची नहीं होगी तो वो वोट नहीं डाल सकते और हम लोग उसको इंश्योर भी करें कि 100% पर्चों का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कोई बात नहीं। सर सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव कितने हैं मतदान केंद्र? हमारे जो 35 हैं जो सेंटर है वो क्रिटिकल पोलिंग बूथ है। 30 मतदान केंद्र ना केंद्र के रहते हैं, सेंसिटिविटी रहती है। तो 35 बूथ ऐसे हैं और इन सभी पे जो हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर हैं इनकी ड्यूटी लगी हुई है
और आज उसका रेंडमाइजेशन भी था कि कौन माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो किस बूथ पे रहेगा हमारे सेंसिटिव में, तो इसको भी हम लोगों ने कर दिया है। इसके साथ साथ एक चीज़ अभी शुरुआत में आई थी कि 85 प्लस या जो हमारे डोर टू डोर मतदाता रहते हैं उनको मतदान कराया जा रहा है, तो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी उसको इन्फ्लुएंस कर रही है, तो ऐसा नहीं था। और सभी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से जो हमारे आरओ हैं उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी को इसकी सूचना दी थी और पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको पूरा रूट चार्ट दिया गया था, कहाँ कौन सी हमारी जो पार्टी है वो किन किन बूथों पे जाके 85 प्लस और दिव्यांग मतदाताओं को वोटिंग कराएगी, होम वोटिंग जो होती है। हाँ, विकलांग। और ये संख्या वैसे भी बहुत कम है, तो इतना बड़ा संख्या नहीं, 100 से नीचे है जो इस तरह के लोगों को वोटिंग कराई गई है, तो इससे बहुत ज़्यादा ये संख्या क्योंकि कम है तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव भी नहीं है उतना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आरओ साहब ने बताया है कि उन्होंने सबको सूचना दी थी और कोई पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं पहुंच पाई तो वो बाद में भी पहुंच सकती थी, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही। और इसके साथ साथ एक चीज़ आई थी, मैं उसमें भी क्लियर कहूँगा कि किस तरह का कुछ एलिगेशन वाली बात भी आई थी कि जो हमारे पोलिंग पार्टीज़ के लोग रहते हैं उसमें किसी पर्टिकुलर कास्ट के या किसी कम्युनिटी के उन लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है या उनको कम किया जा रहा है। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो वोटिंग कराने वाली हमारी जो मैन पावर है, ये बेसिकली सरकारी कर्मचारी होते हैं। टीचर हो सकते हैं, स्कूल के टीचर हैं, सरकारी स्कूल के टीचर हैं, माध्यमिक के टीचर हैं, आंगनवाड़ी हैं, मतलब इस तरह के बहुत सारे लोग रहते हैं। और हम इनका जो डाटाबेस है वो बनता है, हर इलेक्शन में बनता है, उसी डाटाबेस में से रेंडमाइज होके उसमें से कर्मचारी छांटे जाते हैं और ये सब सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है और हर इलेक्शन में इस तरह से होता है। और इसमें क्योंकि ये मशीन इसमें इन्वॉल्व है और किस तरह का वो चीज़ नहीं है कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हो, तो ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है इसमें, ये सब ऑटोमेटिक है और सब सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। और इसमें क्योंकि ये रैंडम होता है, रैंडम नंबर डाल के ड्यूटी लगती है, फिर हम इसको दोबारा रैंडमाइज करते हैं ऑब्जर्वर साहब की उपस्थिति में कि एक पार्ट ये वाली मैन पावर जो है उतना लगेगी, फिर उसको रैंडमाइज करते हैं तो वो मैन पावर शिफ्ट हो जाती है, इधर से उधर हो जाती है, कुछ रिजर्व बन जाते हैं, कुछ जो अभी रिजर्व नहीं है वो अगले रैंडमाइजेशन में रिजर्व में आ जाता है। तो इस तरह से करके रैंडमाइज करते हैं चीज़ों को और फिर इसके बाद उसको फ्रीज करते हैं, तो फिर उतना पूल जो हमारा वो फ्रीज हो जाता है, फिर उसी में से हम लोग जो है वो ड्यूटी लगाते हैं, फिर पार्टी फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। तो कहने का आशय ये है कि ये सब जो है वो ECI के सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है और हमारे सारे कर्मचारी ऐसे हैं। और क्योंकि हर विभाग में हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग पूरी तरह से कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पूल में भी दिखता है और है भी। इसको कभी कोई क्वेश्चन उठाएगा तो हम लोग जिन सबको लॉ एंड ऑर्डर वाला कंपोनेंट हटा दे, बाकी सबको जो भी हमारे क्रिटिकल या वल्नरेबल एरियाज हैं, उन एरियाज में पड़ने वाले मतदान केंद्र हैं या उसके अलावा किसी भी समय किसी राजनीतिक दल के द्वारा कोई बड़ी लिस्ट ऑब्जर्वर्स को हमको या अन्य किसी माध्यम से सूचित किया गया हो, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे चुनाव के समय तनाव हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है, या लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मतदान केंद्र हमको लगता है उस हिसाब से आधा सेक्शन की CAPF फोर्स हमारी लगभग 175 मतदान केंद्रों पे जो कि काफ़ी बड़ा हिस्सा कवर करता है, उन पे तैनात रहेगी। इसके अलावा CAPF की ही हमारी QRT सभी थाना क्षेत्रों में मोबाइल रहेगी, हमारे थाना प्रभारी की एक मोबाइल QRT रहेगी, हमारे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ उनके काउंटर पार्ट में सेक्टर पुलिस अधिकारी की मोबाइल्स रहेगी, हमारी जोनल पुलिस मोबाइल्स रहेंगी, CO SDM मोबाइल रहेगी, एडिशनल SP ADM मोबाइल रहेगी और DM SSP मोबाइल रहेगी। तो हम सब लोग लगातार घूम करके उद्देश्य सबका यही होगा कि कोई ना कोई वाहन, चाहे वह सेक्टर में जिस सेक्टर पुलिस अधिकारी का, सेक्टर मजिस्ट्रेट का हो, जोनल मजिस्ट्रेट जोनल पुलिस अधिकारी हो, या जो मैंने आपको अन्य हायरार्की बताई है, थाना प्रभारी मोबाइल हो, PS की अतिरिक्त मोबाइल हो, QRT मोबाइल हो, कोई ना कोई वाहन या कोई ना कोई फोर्स जो है हमारी मतदान केंद्र पे हर 5 मिनट के अंतराल के अंदर एक बार जरूर पहुंच करके वहाँ का कुशल क्षेम ले ले। वहाँ पे यदि कोई समस्या हो, किसी भी तरीके की कोई बात हो, तो संबंधित जो भी व्यक्ति को उसको रिजॉल्व करना है वो उसको रिजॉल्व कर ले। बाकी जिस तरीके जो CAPF के अलावा जितनी भी हमारी पोलिंग बूथ्स पे ड्यूटी लगी है, किसी भी पोलिंग बूथ पर जनपद का कोई कर्मी, कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं किया गया। मैं पुनः इसको दोहराना चाहूँगा, हर एक पोलिंग बूथ पे जो फोर्स लगी है, हमारी पुलिस की जो फोर्स लगी है,
वह सभी बाहरी जनपदों से आई पुलिस फोर्स है। कोई भी हमारे कोई भी जनपद अयोध्या का पुलिसकर्मी किसी भी पोलिंग बूथ पे तैनात नहीं है। जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के कंपोनेंट्स हैं उसमें हमारी CAPF के अलावा जनपदीय जहाँ तक हमारी आवश्यकता है उसमें भी कोई व्यक्ति जो 3 साल तक मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में ड्यूटी कर चुका हो अपनी या मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में तैनात रहा हो, उसको भी हमने इस प्रक्रिया से पहले से ही चिन्हित करके, जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं या अन्य वो हैं, उनको चिन्हित करके इससे अलग रखा है। कोई भी हमारा ऐसा व्यक्ति जो कि मिल्कीपुर का मतदाता हो उसको हमने अपनी पुलिस का कोई भी ऐसा कोई, क्योंकि आप सब जानते हैं बॉर्डर स्कीम है तो वो जनपद में ही नहीं होगा, बट फिर भी इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जाता है कि उनमें से भी कोई वहाँ पर ना हो। इसके अलावा जो शिकायतें आई थी उनमें 2 शिकायतें आई थी। एक आई थी कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के द्वारा ऐसा उनका मानना था कि हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, तो उसकी जो भी शिकायत का जवाब था वो माननीय चुनाव आयोग को भेज दिया गया था। उसमें कुछ मुकदमों का जिक्र था, तो उन मुकदमों के संबंध में जिस भी वादी ने उसकी तहरीर दी थी उस वादी की जो मेडिकल रिपोर्ट थी, उस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जो धाराएं बन रही थी उन सब का उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट जा चुकी है। और अन्य जो भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो पारदर्शी तरीके से उसको बताया जाएगा। चुनाव वाले दिन भी आप सब लोगों के पास हमारे नंबर हैं, तो आप भी हमारी आंख और कान रहेंगे। आप लोगों को भी कहीं कोई ऐसी बात लगे, कोई ऐसी सूचना जो आप हम लोगों को बताना चाहें, तो आप कृपया करके हमारे नंबर पे उसको सूचित करिएगा, ताकि यदि वह गलत चीज़ है तो हम आपको उसका खंडन बता सकें, ताकि आप भी अपने जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो भी आपसे जुड़े लोग हैं, उनको बता पाएँ। और यदि वह सही है तो उसके संबंध में क्या एक्शन लिया गया उसके बारे में आपको बता पाएंगे। धन्यवाद।